नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। और इसीलिए अब बिहार में 3 बजे तक मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक पूरा मतदान होने वाला है। तो अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी थक जाओगे जी। गिनते गिनते, गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के लिए मेन स्ट्रीम में आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे। लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इनसे बात क्यों नहीं करते हैं हम, और वापस जब ये लोग जेल से छूट कर आएंगे तो क्या फिर हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है, जिसके हाथ में हथियार होगा इससे कभी बात नहीं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर बात होती है क्या? और बात क्या करना है? जहां जहां नक्सल मुक्त हुआ, हर गांव में पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, राशन कार्ड पहुंचा, अनाज पहुंचा है, दवाइयां पहुंची है, स्कूल पहुंची है, मोबाइल टावर पहुंचे हैं और रोजगारी की योजनाएं भी पहुंची। इस तरह से बात नहीं हो सकती। और यह सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी इसका वैचारिक पोषण करती थी, इसीलिए वो उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी मारे गए हैं, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, सैकड़ों जवान मारे गए, शहीद हो गए। इनके ह्यूमन राइट नहीं है क्या? किस प्रकार की बात करें? बात किससे करें? हाथ में जो AK-47 राइफल लेकर बैठे हैं, इनके साथ हम बात करें? नहीं होगी बात। जो सरेंडर होगा वो मेन स्ट्रीम में वापिस आएगा, सरेंडर नहीं होगा उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बात जीएसटी की करें। आपकी सरकार ने जो है पिछले साल बजट में इनकम टैक्स रेट की कटौती की, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी जीएसटी रैशनलाइज करा है तो उससे भी जो है लोगों के हाथों में बहुत पैसा आया है, अच्छा पैसा आया है। तो क्या आपको लगता है कि इसका लाभ एक आम आदमी को मिल पाया है और क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? जरूर मिल पाया है। 395 चीजें 28% और 18% पर थी, इसको 5% या 0% टैक्स कर दिया। और ज्यादातर चीजें रोजमर्रा की उपयोग की चीजें थी जो हमारी माताएं बहनें खरीद करती थी। और ये पूरा फायदा पास ऑन हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है, इसका क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है और पास हो भी रहा है। इसीलिए इस बार दीपावली और छठ पूजा में, भैया दूज में विक्रम रिकॉर्ड तोड़ने वाली खरीदी हुई है और व्यापारी बहुत खुश है, महिलाएं भी खुश हैं। मैंने ये भी सुना है अमित जी कि ड्रग्स कार्टल्स पर भी आपका एक बहुत बड़ा हमला है और आपका एक बहुत बड़ा प्लान है कि इसको भी जो है उखाड़ कर फेंकना है इस देश से। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कहां पे इस पर आपके क्या टारगेट्स हैं, कैसे आपने इसको अप्रोच किया? ये बहुत गंभीर समस्या है जी।
जो हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करती हैं। हमने 5 साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा कर लिया है। 5 साल में से 3 साल हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते गए, रिकॉर्ड तोड़ ड्रग्स जब्त किया है, जलाया भी है रिकॉर्ड बनाकर, और ढेर सारे अपराधियों को पकड़ा भी है। अब पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां मिलकर इनकी कार्टेल की बड़ी मछलियों को घेरने के लिए कार्य योजना बनाई है, और मैं आशा करता हूं कि 2-3 साल के अंदर ड्रग के सिनेरियो में भारत में ड्रास्टिक गिरावट आएगी और बहुत अच्छी सफलता हमारे देश की सभी राज्यों की पुलिस को मिलेगी। सब लोग एक साथ एक मुश्त होकर ड्रग के दूषण के सामने जंग लड़ रहे हैं। एक सवाल एसआईआर के बारे में मैंने आपसे पूछा था, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एक्सरसाइज करेगी। काफी सारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो कह रही हैं कि कोई भी हालत में हम इसको करने नहीं देंगे। तो ये संभव हो पाएगा क्या इनके इतने स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखिए, के तो बाद? चुनाव आयोग को देखना है, हमें नहीं करना है। मगर हमारी पार्टी का, पूरे एनडीए का चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए समर्थन है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, 1955 से लेकर 2004 तक हुआ है एसआईआर। कांग्रेस के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं नहीं समझता इसमें सहयोग करने की जगह विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। उनको दूषित मतदाता सूची ही चाहिए जिसके आधार पर वो असली जनादेश को छिपा सकते, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। वरना सबने सहयोग करना चाहिए। हर बूथ में हर पार्टी को अपना एजेंट बनाने की छुट्टी दी है चुनाव आयोग ने। हर स्तर पर सुनवाई की प्रोविजन रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव करा। अब क्या आपत्ति है, मैं तो समझ नहीं सकता। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ, एनडीए एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ एक मुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में। आपने बंगाल की बात छेड़ी तो बंगाल पे सवाल पूछूंगा, उसका भी चुनाव आने वाला है अगले साल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने 2019 में 41% वोट शेयर लाए थे, अच्छी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद आप जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए पिछली बार। अच्छी सीटें आई, 77 सीटों तक आप गए। अगले बार रणनीति क्या होगी? क्या आपको उम्मीद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में आपकी बनेगी? आप चुनाव को इस तरह से नहीं देख सकते। आपने बड़े सरलता से कि स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए, मगर स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 77 हो गई। 100 साल से भी पुरानी और आधी सदी जिन्होंने बंगाल पर राज किया वो कांग्रेस पार्टी की 0 सीट। 25 साल तक जिन कम्युनिस्टों ने राज किया है उसकी बंगाल में 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन प्राप्त कर ली है, एक नींव बनी है, और ये नींव पर आगे बड़ी इमारत बनेगी। इस बार बंगाल चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसी चेहरे को आगे करके लड़ेंगे कि जैसे पहले मोदी जी को चेहरा मानकर लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे बंगाल में? नहीं, वो तो बंगाल यूनिट को तय करना है। अभी बैठे भी नहीं है जी। सभी लोग बिहार में लगे हैं। जब चुनाव आएगा तब तय करेंगे। थोड़ा बात तमिलनाडु की करना चाहता हूं। वहां पर आपका एआईडीएमके के संग गठबंधन है इस बार। क्या कुछ बात विवेक जी से भी हो रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की? ऐसी कुछ अटकलें हैं तो मैंने सोचा आपसे सीधे पूछूं। देखिए, जो भी फैसला हम करेंगे एनडीए के सभी घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। ये बात निश्चित है, हम एनडीए को बड़ा करना चाहते हैं। तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इससे बातचीत हो सकता है, चल भी रही हो? मैंने ये भी नहीं कहा कि बातचीत हो रही है। मैंने ये कहा है जो फैसला करेंगे वो एनडीए के घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। कुछ जगहों पे ये भी खबर है कि कांग्रेस भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। सभी लोग कर सकते हैं, इसमें क्या है।
केरल पे एक सवाल मेरा, आपने कहा था कि 25% सीट जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको इस बार जीतने की उम्मीद है, तो वहां पे भी स्टेट इलेक्शन है। स्टेट इलेक्शन में आपको कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 140 सीटें, अभी क्या देर वहां पर है, भी आपका कोई गेम अभी है? देर है, मगर इस पंचायत चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25% वोट प्राप्त करेगी और हम अच्छी खासी संख्या में सीटें भी जीत कर लाएंगे। अमित जी, एक आध दो और सवाल आखिरी में। एक सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, पर आज फिर पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष कब घोषित करेगी? अब तो बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, पर उसके बाद हो जाएगा, काफी दिन से प्रायोरिटी में हो जाएगा बिहार चुनाव के बाद। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप खादी पहनते हैं, खादी मैंने पढ़ा भी है, आपसे बात भी की है इस बारे में, इसके पीछे क्या, कब ये शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मेरी माता जी, उन्होंने मुझे खादी पहनने के लिए प्रेरित किया था और उस वक्त तो ज्यादा समझ नहीं थी जब मैंने खादी पहनना शुरू किया था, मगर आज मैं देख रहा हूं खादी का विचार आज भी इतना प्रासंगिक है जितना 1920 में हुआ करता था। अगर मेरे खादी पहनने से एक गरीब के घर को रोजी रोटी मिलती है, एक गरीब महिला को रोजी रोटी मिलता है, तो इससे ज्यादा पवित्र कपड़ा और कोई नहीं है। और मैं तो देश भर के सभी परिवारों को कहता हूं, घर में कई सारी ऐसी चीजें होती है, पिलो कवर होते हैं, चद्दरें होती हैं, बदन लुचने के तौलिए होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो खादी का हम उपयोग कर सकते हैं। और खादी ग्राम उद्योग में तो अब ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध है। खादी को बढ़ाइए। खादी हमारे देश के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन है और आत्मनिर्भरता और स्वदेशी दोनों खादी से ही मजबूत होता है। और मोदी जी ने खादी को बल दिया है और खादी के टर्नओवर में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है। अच्छा ही हुआ आपने पूछ लिया, जिससे मैं अपील कर पाऊंगा। और युवाओं को विशेषकर मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप खादी पहनकर देखिए, गरीब के साथ आपका मन अपने आप जुड़ जाएगा, इसके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे।